कर लेते हैं। कंडक्टर वायर है ये कोई, इस कंडक्टर वायर की लेंथ सपोज L है, क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं A, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है कितना, I करंट फ्लो हो रहा है इसके पास, ठीक है। L लेंथ, A क्रॉस सेक्शन एरिया का, और कितना करंट फ्लो हो रहा है I। इसमें हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि देखो हमें चाहिए क्या, अगर हम बात करें किसकी, फोर्स की, तो फॉर्मूला है हमारे पास QVB साइन थीटा। F इज इक्वल टू, जो मेन फॉर्मूला है वो क्या है, QVB साइन थीटा। Q चाहिए हमें, मतलब इस पूरे कंडक्टर में कितना चार्ज है ये मिल जाना चाहिए। कंडक्टर में टोटल चार्ज, कंडक्टर में टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है। तो कोई भी बॉडी हो, हमें पता है टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पर जो होगा वो कितना होता है, Q इज इक्वल टू NE। टोटल चार्ज कितना होता है, Q इज इक्वल टू NE। E इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो गया, N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब वो चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके लिए हम कुछ कंसीडर कर लेंगे। कंसीडर कर लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम को कितना ले लेते हैं, N, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर AN, एरिया इंटू लेंथ, टोटल वॉल्यूम हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NaL हो जाएगा। स्मॉल n क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम है, मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास में। तो किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में, कैपिटल N की। क्या है ये, कैपिटल N। टोटल चार्ज ऑफ कंडक्टर, टोटल चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू NE। N की वैल्यू है हमारे पास, तो Q इज इक्वल टू आ गया ये सेकेंड डिवीजन, चार्ज आ गया, ठीक है। अब इस चार्ज को यहाँ प्लेस कर देंगे, तो NaLE और VB साइन थीटा आ जाएगा। Q की वैल्यू पुट कर दी है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से Q की वैल्यू पुट कर दिया मैं, ठीक है। अब यहां पर आने के बाद इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव कर रहे हैं, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सेकेंड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से करते हैं। तो यहां पर जो मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा वो v की जगह पर क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। अब एक रिलेशन पढ़ा है हमने, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सही है भाई। I इज इक्वल टू NaEVD, यही है इक्वेशन नंबर सेकेंड। NaEVD इसमें ढूंढा मिल जाएगा, NaEVD, ठीक है। इसे एक साथ कर देते हैं, NaEVD LB साइन थीटा फ्रॉम इक्वेशन कौन सी है ये, सेकेंड, थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो F इज इक्वल टू आ गया ILB साइन थीटा। अब ये है कि हाँ सभी इलेक्ट्रॉन हो गए, सभी का मोशन हो गया, सब कुछ हो गया इसमें क्लियर। फॉर्मूला वही आया, Q इज इक्वल टू IT से भी निकल सकता था, लेकिन डेरिवेशन आएगा तो फिर यही करना पड़ता हमें, ठीक है। ILB क्या हो गया, साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिख दो, वेक्टर फॉर्म कल आई चुकी थी इसकी, F वेक्टर इज इक्वल टू I L क्रॉस B। तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा करंट कैरिंग कंडक्टर में वो कहाँ होगा, लेंथ और मैग्नेटिक फोर्स, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। वास्तव में जो रूल पढ़ रहे थे हम चार्ज के लिए, मूविंग चार्ज के लिए फोर्स निकालते थे ना, वो इसी का है, राइट हैंड स्लैप रूल या फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, वो वास्तव में इसी का है। इसीलिए उसमें दो बनाने पड़ जाते हैं हमें कि जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स इधर लगेगा, नेगेटिव चार्ज होगा तब नीचे लगेगा, है। यहां पर वो सही काम करता है क्योंकि मोशन ऑफ द करंट का जो डायरेक्शन है वो कहां होती है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। जब इलेक्ट्रॉन के अपोजिट हो गई तो इसका मतलब सीधे सीधे हो गया पॉजिटिव वाली डायरेक्शन है, तो यही हो गई, ये डायरेक्शन है हमारे पास, समझ गए। तो ये करंट कैरिंग के लिए वही कंसेप्ट है, सेम ऐसे समझ लो जैसे कि यही है वो पुराना वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड सपोज ऐसे है, ठीक है, इधर
से इधर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होगा, ये करंट उधर जा रहा है तो ऐसे रखेंगे, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। फिंगर्स को रखेंगे इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये करंट की डायरेक्शन है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। अगर करंट सपोज इधर जा रहा होता तो मैग्नेटिक फील्ड ये रखते, करंट इधर, तो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे। ठीक है, अब देखो डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो गई, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसी है, और मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे या ऊपर, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर। समझ गए, वो लेफ्ट हैंड भी काम करेगा। लेफ्ट हैंड में ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की डायरेक्शन, और ये फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, अगर इधर जा रहा था ये करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। और अगर करंट इधर जा रहा होगा तो ये वाली फिंगर हमें इधर लानी पड़ेगी, तो ऐसे रखेंगे इसे, तो फोर्स कहाँ जाएगा, नीचे। समझ गए। कंडीशंस की अगर बात करें इसमें, फर्स्ट, इफ थीटा इज 0 और 180, अगर 0 होगा तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो फोर्स कितना होगा। ठीक है, अगर करंट और मैग्नेटिक, देखो एंगल किसके बीच में, एल और बी के बीच में, एल और बी के बीच में, करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर सेम हुई तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। और ये रूल भी तभी काम करता है जब परपेंडिकुलर हो, क्योंकि परपेंडिकुलर में वो कैसा होता है, मैक्सिमम। सेकंड, इफ थीटा इज 90, थीटा अगर 90 होगा तो उस कंडीशन में साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, और फोर्स आएगा ILB। तो ये मैक्सिमम फोर्स वर्क करता है इसमें, बाकी और एंगल्स जो होंगे उन पर वेरिएशन आएगा, और ये मैक्सिमम हो गया। 0 पर 180 पर 0 हो जाता है, और 90 पर आकर फोर्स कैसा लगेगा, मैक्सिमम। क्लियर हो गए। तो एक चीज सोच के देखो, तो ये पूरा पुराना है, ये कुछ नया है ही नहीं। वो सेकंड में वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह पढ़ा है, वहीं सब कुछ पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पे Q की वैल्यू पुट करनी है, और NAVD की जगह पर क्या रखना है, I। डेरिवेशन अभी भी ये 2 लाइन का ही है, ये पुराना वाला था। क्लियर कर दो। अब हमें फोर्स चाहिए बिटवीन 2 करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर, 2 पैरेलल कंडक्टर हैं और उनके बीच में फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, और करंट कैरिंग है, तो ये 2 कंडक्टर्स ले लेते हैं, वो भी इनफाइनाइट लेंथ के, इनकी लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट। अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है सपोज I1, और इसमें करंट ले लेते हैं I2, दोनों के बीच में सपोज डिस्टेंस है D डिस्टेंस है और पैरेलल है, दोनों पैरेलल हो गए, और करंट कैरिंग हो गए, यानी कि दोनों में करंट फ्लो हो रहा है। फोर्स कब लगता है, लेकिन फोर्स तब लगता है जब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हो। कंडक्टर किस में रखा होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड में, तभी तो फोर्स लगेगा। ILB B चाहिए यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कहीं नहीं है। लेकिन इस वायर के लिए, इस वायर के करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और ऐसे ही इसके लिए भी होगा। इसका पहले निकाल दो, वो इसके लिए काम करने लगेगा, और इसका निकालेंगे, वो इसके लिए काम करेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इस वाले का, पहले वाले का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट वायर, जो फर्स्ट वायर या कंडक्टर लिख दो, इनफाइनाइट लेंथ का है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, μ0 I/2πd पढ़ा था ये पहले के लिए। तो क्या आएगा, I1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डायरेक्शन कहाँ होगी इसकी, अंदर, ये थंब की डायरेक्शन, थंब करंट की डायरेक्शन रखेंगे, और फिंगर्स को मोड़ो, कहाँ जा रही है, अंदर। तो ये आ गया, अंदर के लिए क्या आता है, क्रॉस, ये है B1 आ गया। बिल्कुल ऐसे ही I2 के लिए, ये पहले इसके लिए काम कर रहे हैं हम, इसके लिए फील्ड कहाँ गया, अभी इतना काम हो गया। यही सेम प्रोसीजर दोबारा चलो फॉलो कर दो। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सेकेंड वायर, अब ये होगा B2 = μ0 I/2/2πd, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां ऐसे रखेंगे तो ये अंदर जाएंगे, तो यहां से
बाहर आएंगे। बाहर आने के लिए क्या आएगा? डॉट, और कौन है वो? B2। ठीक है, इसका इस पर फील्ड निकाल दिया, इसका इस पर फील्ड निकाल दिया। अब ये भूल जाओ कि ये रखा है और ये रखा है, दोनों अलग अलग सोच लो। तो ये वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ऐसे ये वाला वायर इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। फॉर्मूला क्या है? ILB sin थीटा। तो फोर्स निकालते हैं, फोर्स ऑन फर्स्ट वायर। फर्स्ट वायर पर फोर्स कितना होगा? F इक्वल टू ILB sin थीटा। F1 इज इक्वल टू I1LB2 sin थीटा। पहले वाले वायर को देखो, पहले वाले वायर में करंट क्या है? I1, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो ये तो I1 और B2 आ गया। और करंट किसके बीच में हमें चाहिए? एंगल L और B के बीच में। L मतलब वायर, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है? बाहर। और ये वायर रखा हुआ है तो कैसा हो गया? परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया बाहर, डॉट। हाँ, तुम्हारी तरफ आ रहा है ना। क्या निकाल रहा है इससे? अभी केवल एंगल बता, अभी केवल इस वाले का, केवल एक बार को देखो, दोनों को नहीं, एक बार देखो बस। करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर। तो थीटा कितना हो गया? 90। थीटा 90 हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया I1LB2, और B2 की वैल्यू है हमारे पास। पुटिंग द वैल्यू ऑफ B2, तो F1 I1L और B2 की वैल्यू ये गई म्यू नॉट I2 अपॉन, इसे लिख सकते हैं F1 अपॉन L। L नीचे ले आए, क्या बचेगा? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन L को नीचे ले आए, L नीचे आ गया, L ये आ गया, और म्यू नॉट I1 I2 ऊपर बचा, और नीचे क्या है? 2πd। ठीक है, अब फोर्स की बात करते हैं। करंट की डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर, तो थंब गया करंट की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड देखो बाहर आ रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ आ रहा है? बाहर। थंब कहाँ गया? ऊपर, तो फोर्स कहाँ लगेगा? यानी कि ये आ गया F1। समझ गए? थंब किस में रहेगा? करंट की डायरेक्शन में। तो करंट जा रहा है ऊपर, I1 वाले को देखो बस, ये ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड ये गया, डॉट मतलब कहाँ आ रहा है? बाहर। तो बाहर की तरफ फिंगर्स आ रही है। फोर्स कहाँ लगेगा? थप्पड़ वाली डायरेक्शन में, तो इधर लगेगा फोर्स। ये लगा दो, ये भी यही है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर आ गया। ये करंट, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। करंट कहाँ गया? ऊपर। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड, करंट जा रहा है ऊपर, फोर्स किधर लगेगा? इधर। चाहे स्लैब रूल लगाओ चाहे इसे लगाओ, एक ही बात है, वो तो मैंने पहले बोल दिया। अब ऐसे ही करते हैं, फोर्स निकालते हैं। फोर्स ऑन F2 इज इक्वल टू I2LB1 sin 90। इस पर फोर्स चाहिए, तो करंट कितना है? I2, मैग्नेटिक फील्ड है B1, I2B1, और सेम कंडीशन, लेंथ ये रखी है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है? अंदर, तो परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, पुट किसकी वैल्यू पुट कर दें? B1 की। B1 F2 इज इक्वल टू I2LB1 की वैल्यू है म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd, और इंटू साइन 90 की वैल्यू 1। तो ये बचा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। L को इधर ले आओ, F2 अपॉन इक्वेशन नंबर। थर्ड और फोर्थ को देखो, फर्स्ट वायर पे भी उतना ही फोर्स लग रहा है जितना के सेकंड पर लग रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इन जनरल लिख सकते हैं F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। भाई जब पहले और दूसरे का बात ही खत्म हो गई कि F1 के F2 है, तो सीधा लिखो F अपॉन L। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, लेंथ का डिवाइड हो रहा है, तो लेंथ का डिवाइड का मतलब क्या हुआ?
पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई। इसकी डायरेक्शन निकाल दो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्रॉस और थंब की डायरेक्शन में करंट, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर। यानी कि अगर करंट सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो ये दोनों वायर्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, करंट दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों वायर्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इधर जा रहा है इधर जा रहा है, पास आ रहे हैं। नहीं, वो करेंगे कि नहीं करेंगे वो बाद की बात है, लेकिन फोर्स लग रहा है उन पे, ठीक है। तो वही चीज तो बोली उसने कि कहीं ना कहीं जाके फिर आपस में चिपक जाएंगे, यही तो हो गया। हाँ हाँ, लेकिन कंडक्टर वायर्स हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिक्स कर रखा है तो वो चिपक थोड़ी जाएंगे भाई। जैसे कि ये बीम जो तार डाल रखे हैं, लट्ठे से लट्ठे तक डाल रखे हैं, तुम्हें 2 तार डाल रखे हैं, करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन चिपक थोड़ी जाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो फ्री रखें कि चल देंगे वो। अगर ये कंडीशन आ जाए, करंट जो है वो अपोजिट कर दिया हमने, पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालो, इसके लिए क्या होगा, अंदर, अंदर मतलब क्रॉस, और इसके लिए भी अंदर होगा। मैग्नेटिक फील्ड देख लो अंदर है कि नहीं है, हो रहा है, इसके लिए भी अंदर है, इसके लिए भी अंदर है, अंदर हो गया। अब फोर्स निकालो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, फोर्स लगेगा इधर F1। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट कहाँ है, नीचे, थंब नीचे आ गया, फोर्स इधर। तो अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो ये रिपल्सिव नेचर आ जाएगा, इसमें रिपल्सन होगा और सेम में अट्रैक्शन होगा। 11th क्लास में 1 एम्पियर की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी है, वहां पे 1 एम्पियर को डिफाइन किया है। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन जो थी वो इसी से बनी है। 11th में नहीं पढ़ी, वो तो तुमने 10th में पढ़ी है, 11th में पढ़ी थी, अभी मैं बता रहा हूं। 1 एम्पियर की डिफाइन करना है तो देखो ना, इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड D इज 1 मीटर, देन F अपॉन L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D। F अपॉन L म्यू नॉट अपॉन 2 पाई तो है ही, I1 I2 को हमने ले लिया 1 एम्पियर और डिस्टेंस भी कितनी है 1, म्यू नॉट की वैल्यू क्या है और अपॉन, तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर। अब डेफिनेशन यहीं से बनेगी, कैसे, 1 एम्पियर को डिफाइन करना है तो इसे तो सबसे बाद में बोलेंगे, ठीक है। ये वैल्यू निकाल रही है हमने, अब डेफिनेशन बोलेंगे तो अभी मैंने बोला डेफिनेशन बोलेंगे तो हम इस बात को सबसे बाद में बोलेंगे। कंडीशनल हुआ ना ये, अगर ये वैल्यू 1 होगी तो कितना फोर्स लगेगा, इतना, तो अब उल्टा बोलो, अगर इतना फोर्स लग रहा है तो इस मतलब उनमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू, डेफिनेशन हम उल्टी बोलेंगे। अब वायर एक तो यहीं से आ गया कि वायर दोनों कैसे हैं, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल वायर से दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है 1 मीटर। वायर ले रहे हैं हम, वायर लेने का मतलब ये हुआ कि उसकी रेडियस निग्लिजिबल होगी। जब वायर वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब रेडियस नया के बराबर है, और उसका क्या होगा, लेंथ इसमें ले ली कितनी है, इनफाइनाइट। तो कंडीशन क्या आई, 2 वायर्स लेने जिनकी लेंथ इन्फिनिटी हो, रेडियस निग्लिजिबल हो, दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर हो 1 मीटर पर, पैरेलल वायर्स हो, और अगर उनकी पर यूनिट लेंथ पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर होगी तो उनमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू 1 एम्पियर। यही डिफाइन किया 11th के, बिल्कुल सेम यही डेफिनेशन, वो यहां से गई थी, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी, उन सबकी डेफिनेशन लिखी थी, उसमें 1 एम्पियर भी डिफाइन किया है, तो वो यहीं से बनाई थी। वायर कंडीशन समझ में आ गई, 2 वायर है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, लेंथ इनफाइनाइट है, रेडियस निग्लिजिबल है, दोनों कितनी डिस्टेंस पर है 1 मीटर पर। अब बोल देंगे कि अगर इन वायर्स के बीच में पर यूनिट लेंथ पर F अपॉन L है ना,
पर यूनिट लेंथ पर फोर्स कितना लग रहा है, -7 न्यूटन पर मीटर लग रहा है, तो उनमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू, दोनों वायर्स में करंट 1 एम्पियर का फ्लो हो रहा है। बन गई डेफिनेशन क्लियर इसकी? नेक्स्ट डेरिवेशन तो हो नहीं पाएगा हैं 9-10। चलो सुनो, टाइप ए तो कर ही लिया था तुमने, 3 क्वेश्चन थे वो। टाइप बी में लास्ट में चल रहे हैं, 9th क्वेश्चन देख रहे हैं। 2 स्ट्रेट वायर्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड 12 मीटर। स्ट्रेट वायर्स है, एक की लेंथ 10 मीटर है और दूसरे की लेंथ है 12 मीटर। करंट कैरिंग I1 इज 4 एम्पियर और I2 है 6 एम्पियर। करंट हो रहा है 4 और 6 एम्पियर फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, लाई पैरेलल टू ईच अदर एट अ डिस्टेंस। जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, D। एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर ऑफ सेक्शन। तो एक तरह से DL हो गया 10 सेंटीमीटर उस वायर में से, हाँ, ऑफ द वायर B नियर इट सेंटर। B वायर के लिए चाहिए हमें, B वायर के सेंटर पर हमें 10 सेंटीमीटर पर क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो देखो 10 सेंटीमीटर पर फोर्स चाहिए, हमारे पास लेंथ कितनी है इसकी, 10 मीटर और 12 मीटर, और कैलकुलेशन हम इतनी कर रहे हैं बस। तो एक तरह से इसके रेस्पेक्ट जब हम बात करेंगे तो ये इनफाइनाइटी हो गया भाई। हम कैलकुलेशन कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर की और इसकी लेंथ 12 मीटर है। तो एक तरह से हमारे लिए ये L का काम करेगा और इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि ये कितने कितने वायर की लेंथ है। बस वो रेस्पेक्ट दिखा दिया कि हाँ भाई इतना छोटा सा ले रहे हो, इतना बड़ा वायर है, तो ले लो कि इनफाइनाइट लेंथ का हो गया ये। तो अब जो फॉर्मूला है F/L, उसमें ये L है हमारे लिए। F/L जो लगाएंगे उसमें ये DL L का काम करेगा। तो फॉर्मूला हो गया F/L इज इक्वल टू I1 I2 अपॉन 2π2। अब सारी वैल्यूज हैं इसमें, μ0 जानते हैं, I1 I2 दे रखी है, D की वैल्यू भी हमारे पास है और L की वैल्यू भी है। तो फोर्स निकल आए। बस ये दोनों को किस में लेना है, मीटर में। और वैसे इसमें तुम अगर रख भी दोगे तो गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर आएगा, यहाँ भी सेंटीमीटर आएगा, तो खत्म हो गई। लेकिन नहीं रखना, बाई चांस वाली बात है कि हाँ यहाँ तो रेशियो में एक तरह चला गया, कैंसिल हो रहा है, लेकिन हर जगह नहीं होगा। तो अपना वो तरीका सही है कि हम उसे मीटर में ही रख के चलें। ठीक है, 10th भी देख लो। A wire AB is carrying a steady current of 12 एम्पियर। 9th हो गया, 10th है। आंसर निकाल दिया तुमने, 1.2 × 10⁻⁵ न्यूटन। 10th, a wire AB is carrying a steady current of 12 एम्पियर। 12 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है एंड इज लाइंग ऑन अ टेबल। देखो एक वायर है, ये कोई टेबल है, उसके ऊपर है, कहां पर है वो भी देखेंगे कहां रखा है। इज लाइंग ऑन अ टेबल। अनदर वायर CD कैरिंग करंट 5 एम्पियर इज हेल्ड डायरेक्ट अबव AB ऑफ हाइट 1 मिलीमीटर। 2 वायर होगा एक तरह से समझ लो, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 mm है। एक AB है वायर और एक कौन सा है, CD। 2 वायर है, एक AB और एक CD। Find the mass per unit length of the wire CD so that it remains suspended at its position when left free। मतलब ऐसे समझो जैसे वो क्या कह रहा है वो बाद में देखेंगे। AB वायर ये है और एक CD है, ये इसके ऊपर रख दिया है, ये टेबल पर रखा हुआ है यहाँ पर। अब इसे छोड़ दिया, ठीक है, और छोड़ने के बाद वो बोल रहा है कि कैलकुलेट करो किसको, M/मास पर यूनिट लेंथ को कैलकुलेट करना है, और कुछ दिया नहीं। 1 मिलीमीटर है, 12 एम्पियर का करंट है, दूसरे में 5 एम्पियर है, CD में 5 एम्पियर है। तो एक तरह से I1 और I2 मिल गए हमें। अब सोचो एक वायर ये रखा है, एक इसके ऊपर रखा है, ये तो टेबल पे रखा है, और ये ऊपर हवा में रुक जाए, रुक जाएगा कब, जब वैसे तो नीचे गिरेगा, किसकी वजह से गिरेगा, वेट की वजह से, और अगर इसकी वजह से लगने वाला फोर्स इक्वल हो जाए तो बैलेंस हो जाएगा। अगर ये फोर्स जितना लगाएगा
और फोर्स कब लगाएगा? जब हम डायरेक्शन को अपोजिट ले लेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में ये रिपल्सन दिखाएगा। अपोजिट डायरेक्शन जब होगी तो क्या दिखाएगा? रिपल्सन। तो फोर्स गया ऊपर, और अगर इसका वेट हो गया W, और F और W को क्या कर दो, तो ये बैलेंस वाली पोजीशन आ गई। इस वायर का वेट आएगा नीचे, नीचे वाला वायर उस पर यूनिट लेंथ पर फोर्स लगाएगा ऊपर। अगर फोर्स ऊपर और नीचे दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो बैलेंस हो जाएगा। हमारे पास F का फॉर्मूला है, क्या है? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D और इंटू L। F का फॉर्मूला तो यही है। और W किसके इक्वल होगा? हमें क्या चाहिए? ये L नीचे आ गया और ये G इधर आ जाएगा। म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D इंटू, अब देखो सब है, I1 I2 है, D की वैल्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 mm है, और G जानते ही, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? मास पर यूनिट लेंथ। समझ में आ गया? आंसर ही निकालने में लगी है। 1.2 इंटू 10⁻³ आ रहा है, तो पावर में कैसे गलती हुई? हाँ, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। हो गया क्लियर ये वाला भी? तो कभी भी बैलेंस वाली कभी भी पोजीशन आएगी, उसमें एक ही सिस्टम है, वेट तो नीचे लगना ही लगना है, कोई एक फोर्स कहाँ लगे? ऊपर, तो बैलेंस हो जाएगा।